तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है सेगमेंट रिपोर्टिंग पर। रिपोर्टिंग से रिलेटेड हम स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है थर्ड नंबर पर। इसमें हम देखेंगे कि इस AS 17 का क्या ऑब्जेक्ट है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, सेगमेंट को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, रिपोर्ट कैसे करें, कौन कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट होते हैं और उनका डिस्क्लोजर क्या रहता है। A17 मैंडेटरी है इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन SMC, मतलब लेवल 1 एंटिटीज के केस में अगर वो नॉन कॉर्पोरेट है। अदर एंटिटीज चाहें तो AS 17 को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लेवल 1 के अलावा और नॉन कॉर्पोरेट जो बिजनेस है उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि स्मॉल एंड मीडियम साइज जो कंपनीज हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसे थोड़ा सा मुश्किल है अप्लाई करना, और बहुत बड़े बिजनेस के हिसाब से ही ये सेगमेंट रिपोर्टिंग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है। इसमें बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो कुछ अलग तरीके से प्रेजेंटेशन की जाती है, जिससे ज्यादा डिटेल्ड में आपको नॉलेज मिले कि बिजनेस अलग अलग कौन कौन सी चीजों पर और काम करता है, कौन कौन सा एरिया है, कौन कौन से प्रोडक्ट है, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो डिस्क्लोजर से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो इससे क्या होगा, ज्यादा अच्छे से रिजल्ट के बारे में आपको पता चल पाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएंगी, ज्यादा अच्छे से आप असेसमेंट कर पाएंगे रिस्क रिटर्न और फ्यूचर के बारे में, और आपको पता चल पाएगा कि बिजनेस के कंपोनेंट में चेंजेस से क्या असर आता है पूरे बिजनेस पर। तो ये बात हमें इससे देखने को मिलेगी। सेगमेंट की इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली यूजफुल होती है फाइनेंशियल एनालिसिस में, ताकि हम फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग कर पाए, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज हो। और AS 17 जो है डिस्क्लोजर से रिलेटेड एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो बहुत सारी एंटरप्राइजेस बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करती है या सर्विसेज में डील करती है, या अलग अलग एरिया में बिजनेस उनका चलता है। तो अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी होती है अलग अलग एरिया में, अपॉर्चुनिटीज भी अलग अलग है, फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट भी अलग है और रिस्क भी अलग है। तो ऑब्जेक्ट है इस स्टैंडर्ड का कि हमें अलग अलग प्रोडक्ट, सर्विसेज और एरिया की जानकारी मिल पाए जहां पर भी हमारा बिजनेस काम करता है। इस इंफॉर्मेशन से यूजर को ज्यादा अच्छे से कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में पता चल पाएगा, ज्यादा अच्छे से रिस्क और रिटर्न को असेस कर पाएंगे, और ज्यादा अच्छे से जजमेंट हो पाएगी पूरे बिजनेस के बारे में। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये प्रेजेंटेशन को जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अप्लाई होता है। अगर एक सिंगल फाइनेंशियल रिपोर्ट में दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अलग अलग कंपनी की भी और कंसोलिडेटेड भी, तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन आपको केवल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताने की जरूरत पड़ेगी। अलग से जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द कंप्लायंस विद दिस स्टेटमेंट हैज टू बी टोटल एंड इज मैंडेटरी। तो आपको इस तरीके से काम करना है। कुछ रिलेवेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो इस चैप्टर में बार बार यूज में आने वाला है, जैसे कि बिजनेस सेगमेंट। व्हाट इज बिजनेस सेगमेंट? तो बिजनेस सेगमेंट एक अलग कंपोनेंट है बिजनेस का, जिसमें वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विसेज या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज जिसका रिस्क और रिटर्न अलग है बिजनेस से, उसको हम
अगर करते हैं तो उसे अलग से बिजनेस सेगमेंट बोल सकते हैं। मतलब बिजनेस का एक ऐसा हिस्सा जो बाकी से अलग है। मान लिया हम लोग जूता भी बनाने की फैक्ट्री है और हम टीवी भी बनाते हैं, तो दोनों ही बिल्कुल अलग बिजनेस सेगमेंट है, दोनों ही अलग है, प्रोडक्ट अलग है, रिस्क अलग है, तो सारे काम बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए हम उनको सेपरेट बिजनेस सेगमेंट बोलेंगे। तो फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर रिलेटेड इंक्लूड नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जैसे सीमेंट, स्टील, पेपर। प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग सेगमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से भी अलग अलग नेचर हो सकता है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस अलग अलग है, तो वो अलग अलग सेगमेंट उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस अलग है, एक ऑटोमेटिक है और एक मैनुअल है। कस्टमर भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उस हिसाब से भी आपका अलग सेगमेंट हो सकता है। कस्टमर इंस्टीट्यूशनल हो सकते हैं, रिटेल हो सकते हैं। प्रोडक्शन और सर्विसेज के लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेथड कैसा है, ब्रांच है, फ्रेंचाइजी है। एनवायरमेंट, जो रेगुलेटरी एनवायरमेंट अलग अलग में भी पॉसिबल, बैंकिंग इंश्योरेंस में अलग अलग रेगुलेटरी होती है। एक होता है बिजनेस सेगमेंट, जो अभी अभी हमने देखा, जो प्रोडक्ट वगैरह के हिसाब से अलग अलग किया जा सकता है। एक होता है जियोग्राफिक सेगमेंट। जियोग्राफिक सेगमेंट का मतलब है कि बिजनेस अलग अलग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काम करती है, अलग अलग वहां पर रिस्क और रिटर्न है। तो क्या फैक्टर है, जैसे कि पॉलिटिकल कंडीशन, मान लिया किसी जगह में डेमोक्रेसी है, किसी जगह में मिलिट्री रूल है, और जैसे रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेशन इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, जैसे आपका फ्रांस में भी काम है, जर्मनी में भी काम है, और नॉर्थ ईस्ट है, प्रॉक्सिमिटी है, स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड है, जैसे बैकवर्ड एरिया है या फॉरवर्ड एरिया है, तो अलग अलग एरिया के हिसाब से सेगमेंट अलग होगा। एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन, किसी जगह में कन्वर्टेबल करेंसी फुल्ली है, कहीं पार्शियली अवेलेबल है, कहीं यूरो चलते हैं, कहीं डॉलर चलते हैं, तो वो सब अलग अलग सेगमेंट, जियोग्राफिकल सेगमेंट हो जाएगी। लोकेशन के हिसाब से भी हो सकता है, कस्टमर की लोकेशन के हिसाब से भी जियोग्राफिकल सेगमेंट अलग अलग हो सकता है, और असेट की लोकेशन के हिसाब से भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, पीके कैपिटल कैरीज ऑन ए लार्ज बैक ऑफिस ऑपरेशन इन हैदराबाद, while the assets are located in India, लेकिन कस्टमर जो है वो यूके यूएसए में है और ये फिलीपींस में भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपनी ऑपरेट फिलीपींस से भी करती है, तो इंडिया से भी ऑपरेट कर रही है और फिलीपींस से भी ऑपरेट कर रही है, और जो कस्टमर है वो यूके में भी है, यूएसए में भी है। तो अलग अलग जियोग्राफिकल सेगमेंट है, एरिया के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज हैं, तो इसे हम अलग अलग सेगमेंट मान सकते हैं। अलग अलग सेगमेंट से होगा क्या, बैलेंस शीट के, नॉर्मल बैलेंस शीट के अलावा आपको सेगमेंट वाइज प्रेजेंटेशन टुकड़े करके उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बैलेंस शीट और पी&एल को। तो अब हमें ये तो देख लिया बिजनेस सेगमेंट है या जियोग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट, मतलब जो भी सेगमेंट अलग अलग आपने पहचान करी, उसको अलग से रिपोर्ट करें या ना करें। जरूरी नहीं है कि अगर हम 5 जगह बिजनेस करते हैं या 5 प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो पांचों प्रोडक्ट को अलग अलग रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट उन्हें करना पड़ेगा जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट के लिए हमें क्या पता लगाना पड़ेगा, जो सेगमेंट इंफॉर्मेशन
आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करनी पड़ेगी अलग से, उसे हम रिपोर्टेबल सेगमेंट बोलेंगे। इसके लिए 5 पॉइंट क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया को अप्लाई करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेगमेंट रिपोर्टेबल है या नहीं है। अगर 5 सेगमेंट है, उनमें से कुछ लग रहा है और हम रिपोर्टेबल करते हैं तो उसे अलग से दिखाइए, अदरवाइज मत दिखाइए। एंटरप्राइज रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल कस्टमर एज रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। जो हम विद इन द बिजनेस सेल करते हैं उसे हम इंट्रा कंपनी सेल बोलते हैं, और इसे हम रेवेन्यू नहीं मानते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। एंटरप्राइज रेवेन्यू इग्नोर करती है इन हाउस सेल दैट रिप्रेजेंट रेवेन्यू टू वन सेगमेंट एंड एक्सपेंस टू अनदर। मान लिया हमने अपनी ही एक ब्रांच को माल भेजा, तो हमारी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, एक ब्रांच की सेल है, एक ब्रांच की परचेजेस है, तो क्या रखा है, इससे हमारी पूरे बिजनेस की सेल बढ़ी हुई दिखाई देगी और परचेजेस भी बढ़ी हुई दिखाई देगी, लेकिन असल में ये ना तो सेल है ना परचेजेस है, क्योंकि विद इन द सेम बिजनेस हमने शिफ्टिंग करी है। तो क्या क्या रखा है, इसको आप इग्नोर करिए पूरे एंटरप्राइजेस की रेवेन्यू निकालने के लिए। सेगमेंट रेवेन्यू, ये जो था एंटरप्राइज रेवेन्यू, एंटरप्राइज रेवेन्यू पूरे बिजनेस का, और सेगमेंट रेवेन्यू उस पर्टिकुलर सेगमेंट का। तो पर्टिकुलर सेगमेंट का रेवेन्यू है इफ ईच सेगमेंट वर टू बी कंस्टिट्यूट एज ए कंपनी बाय इटसेल्फ, तो उसको रेवेन्यू को बोलेंगे। मतलब एक बिजनेस का पार्ट, उसकी जो सेल है उसे रेवेन्यू बोलेंगे। जब हम सेगमेंट का रेवेन्यू निकालेंगे तो कुछ आइटम को इंक्लूड करेंगे, कुछ आइटम को एक्सक्लूड करेंगे। इंक्लूड किसे करेंगे और एक्सक्लूड किसे करेंगे? तो हम लोग देखते हैं कि इंक्लूड करना है हमें डायरेक्ट इनकम रेवेन्यू, मतलब जो भी हमारा रेवेन्यू है, सेल है, वो सब आ जाएगी। इंटर सेगमेंट इनकम, मतलब एक दूसरे सेगमेंट को दे रहे हैं वो भी यहां पर आएगा। हम सेगमेंट रेवेन्यू में तो एक दूसरे सेगमेंट को देते हुए ले लेंगे, एंटरप्राइज में नहीं लेंगे, क्योंकि देखो अगर मान लिया एक बिजनेस है, उसके 3 सेगमेंट है, एक दूसरे को अगर ये माल दे रहे हैं तो बिजनेस के हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एंटरप्राइज के रेवेन्यू में तो उसे हटा दिया। लेकिन ए के हिसाब से देखा जाए तो उसके हिसाब से तो सेल ही है, तो उसके लिए नहीं हटाएंगे। इसलिए डायरेक्ट रेवेन्यू जो बाहर वालों को बेचकर पैसा आ रहा है वो भी, और इंटर सेगमेंट इनकम जो एक दूसरे को देकर आ रहा है वो भी हमारा आ जाएगा, और एलोकेटेड इनकम, कोई इनकम एलोकेट होकर आई है वो भी आ जाएगा। क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है, वो कहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो क्या होती है, उसमें बताया क्या है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, एक तरीके से एबनॉर्मल आइटम है। इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट नॉर्मली अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ऐसी किसी को लोन दे रखा है, तो उसको नहीं लेंगे, क्योंकि कायदे से बिजनेस की इनकम नहीं है, इन्वेस्टमेंट इनकम है। ऐसे गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिडेम्पशन ऑफ लाइबिलिटी, अगर हमने रिडेम्पशन करा, बायबैक करा सस्ते में, या कोई रिडेम्पशन करा, उस पर कोई प्रॉफिट हो गया, तो उसको भी नहीं लेंगे। इंटरेस्ट डिविडेंड और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तभी लेंगे जब हमारा बिजनेस ही फाइनेंशियल बिजनेस है, हमारा काम ही यही है, अदरवाइज नहीं लेंगे। सेगमेंट एक्सपेंसेस, जैसे अभी अभी हमने सेगमेंट के रेवेन्यू की बात करी, ऐसी सेगमेंट के एक्सपेंसेस में कुछ आइटम हटा दी जाएंगी, कुछ ले ली जाएंगी। जैसे कि एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली बिजनेस के हैं, सेगमेंट के हैं, दूसरे सेगमेंट से ट्रांजैक्शन करते हुए जो खर्चे हुए हैं वो भी लेंगे,
एलोकेटेड एक्सपेंसेस भी लेंगे, क्या नहीं लेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इंटरेस्ट ऑन लोन और लॉसेस, मतलब वही आइटम है सेगमेंट रेवेन्यू में जो लिया वो सब यहाँ पे भी ले रहे हैं खर्च में, और जो जो वहां पर एक्सक्लूड किया वो यहाँ पर भी एक्सक्लूड कर दिया। सेम रिजल्ट, सेगमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो सेगमेंट के रेवेन्यू में से सेगमेंट के एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। सेगमेंट असेट्स क्या होंगी, जो ऐसी एसेट जो सेगमेंट अपना बिजनेस चलाने के लिए यूज करता है, वो सारी चीजें। इसमें क्या इंक्लूड होगा, डायरेक्टली जो असेट्स हैं कोई बांटी हुई है रीजनेबल बेसिस पे, इसमें गुडविल भी आएगी अगर उस पर्टिकुलर सेगमेंट की है। क्या नहीं आएगा, इनकम टैक्स असेट, मतलब डेफर्ड टैक्स असेट नहीं आएंगी। असेट जो बिजनेस की जनरल पर्पस यूज होने वाली है या हेड ऑफिस की असेट्स है वो नहीं आएंगी। सेगमेंट असेट्स आर टू बी कंसिडर्ड एट अमाउंट नेट ऑफ प्रोविजन और अलाउंसेस। अगर कोई प्रोविजन या डेप्रिसिएशन रिजर्व टाइप की चीज है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, उन सबको लेस करके नेट फिगर दिखाया जाएगा। अगर सेगमेंट के रिजल्ट में इंटरेस्ट वगैरह इंक्लूड है तो फाइनेंशियल बिजनेस है, तो उन सब की असेट्स को भी और लाइबिलिटी में जो असेट है इन्वेस्टमेंट उन सबको भी लिया जाए। भाई अगर रेवेन्यू में किसी चीज को लिया जा रहा है तो उससे रिलेटेड असेट्स को असेट्स में लिया जाए। सेगमेंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी वो है जो हम बिजनेस को चलाने के लिए यूज में ले रहे हैं, इसमें भी वही है जो हमारी एसेट्स में थी रीजनेबल बेसिस पर जो है। और असेट में जैसे इनकम टैक्स असेट एडवांस टैक्स या रिफंड नहीं था, ऐसे यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्सेस वगैरह नहीं है। इफ द सेगमेंट रिजल्ट ऑफ सेगमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट तो लाइबिलिटी को भी ले लिया जाएगा। जैसे हमने बोला था अगर इनकम में रेवेन्यू में इंटरेस्ट है तो इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, और अगर एक्सपेंस में इंटरेस्ट है तो लोन भी लाइबिलिटीज में ले ली जाएगी। सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, they represent the accounting policy used in preparing and presenting the financial statement of enterprise as well as those accounting policy that relates specifically to segment reporting। तो जो हमारी बिजनेस के लिए सेगमेंट के लिए जो अकाउंटिंग यूज हो रही है उसे हम सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बोल देंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई पॉलिसी अपना रखी है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हमारा सेगमेंट है। मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ इंटरेस्ट स्टेटमेंट, सेगमेंट ट्रांसफर, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में हमारा कोई माल जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उसको कैसे हम सेलिंग प्राइस को डिसाइड करें और खर्चों को कैसे सेगमेंट में बांटें, ये सब सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाई जाएंगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेगमेंट, जैसा ये तो हमने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्या नाम दिया जाता है उसको। अब हम बात करते हैं कि हम सेगमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है, कौन सा पहले तो सेगमेंट है या नहीं, और सेगमेंट होने के बाद रिपोर्टेबल है या नहीं। तो वाइल आइडेंटिफाइंग ए बिजनेस सेगमेंट और ए जियोग्राफिकल सेगमेंट, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बिजनेस सेगमेंट है, तो बिजनेस सेगमेंट में अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है प्रोडक्ट या सर्विसेज में तो हम उसे डिफरेंस सेगमेंट बोलेंगे। तो डिफरेंस होना चाहिए, वो भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए रिस्क रिटर्न में, प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो। अगर थोड़ी सी चीजें अलग अलग हैं लेकिन ज्यादातर चीजें सेम है तो हम उन्हें अलग अलग सेगमेंट नहीं मानेंगे, हम उन्हें एक ही सेगमेंट मानेंगे। जियोग्राफिकल सेगमेंट, ये सिंगल जियोग्राफिकल सेगमेंट में अलग अलग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं आ सकते जो आपस में बहुत ही ज्यादा अलग अलग है। सेगमेंट को जियोग्राफिकल सेगमेंट हम कहेंगे जहां पर हम रिस्क, लोकेशन की, कस्टमर की, एसेट की,
लोकेशन की वजह से अलग अलग है तो वो अलग अलग सेगमेंट माना जाएगा। बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन सेगमेंट, हम सबसे पहले ये पता लगाएं कि हम बिजनेस या जियोग्राफिकल सेगमेंट डिसाइड करें कंपोजिशन की। तो एन इंक्वायरी इनटू एग्जिस्टेंस और अदरवाइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, हम ये देखें हम किस चीज में यूनिट्स पे काम करते हैं, और जो यूनिट्स हैं वो हम कहाँ से MIS होता है हमारा कि एनालाइज करें, है ना, इंफॉर्मेशन को, और हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या CEO को कैसे परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। मैनेजमेंट कैसे खुद अपने आप को डिसीजन लेने के लिए कौन कौन से सेगमेंट पे नजर रखती है, ये बात इंपॉर्टेंट है जो हम डिसीजन में काम लाएंगे। यहाँ जजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जजमेंट हम लेते हैं डिसीजन लेते हुए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग, हम सेगमेंट रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट आएगा, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सोच भी इंपॉर्टेंट रहती है। और रिलायबिलिटी, रेलेवेंस और कंपेरेबिलिटी भी हमारी होनी चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखना। और सेगमेंट इनकम, एक्सपेंस, असेट और लायबिलिटी का भी हम पता लगा पाए, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अवेलेबल। और अगर इस तरीके से हम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो उसको सेपरेट नहीं मानना चाहिए, करते हैं तो करना चाहिए। तो इसलिए इन सब चीजों पर भी डिपेंड करेगा हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसी अवेलेबल रहती है। सेगमेंट के एक्सपेंसेस, सेगमेंट की एसेट, लायबिलिटी, इन सब के बारे में भी हमारे पास डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि भैया सेगमेंट का खर्चा कौन सा है। जैसे मान लिया इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पर दे रहे हैं हम, है ना, तो वो अब सेगमेंट का तो है नहीं, पैसा तो पूरे बिजनेस में लगा है, तो अब सेगमेंट का खर्चा कैसे माने। या ऐसे और कोई भी चीजें हैं जो एक कॉमन है, अलग अलग पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड ही नहीं है वो, है ना, तो हम कैसे उसको अलग अलग करें। तो लिखा है कि unless the operation of the segment are primarily of a financial nature or unless the interest is included as a part of cost of inventory, तो इंटरेस्ट वगैरह को लेने से बचना चाहिए जब तक कि हमारा फाइनेंशियल नेचर का बिजनेस ना हो, या इन्वेंट्री में हम लोग इंटरेस्ट को इंक्लूड ना करते हो। या तो AS2 में इंटरेस्ट वगैरह हमारी इन्वेंट्री में आता नहीं है जनरली, तो वो भी बात इन्होंने बता रखी है। इन केस इंटरेस्ट को हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में लेते हैं तो उसके लिए एक AS16 है बोरोइंग कॉस्ट, और एक AS2 है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन दोनों को अप्लाई करके देखा जाता है कि भैया इसको हमें लेना है या नहीं। अगर ये इंटरेस्ट हमारा लिया जाता है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में तो हम इसे सेगमेंट एक्सपेंसेस में भी ले लेंगे। और हमें पता है कि इंटरेस्ट लिया जा रहा है स्टॉक के अंदर, तो जिस स्टॉक के अंदर हम जितना ले रहे हैं उसी सेगमेंट का खर्चा भी हम आराम से पता लगा पाएंगे। तो इस बात पे डिपेंड करेगा इंटरेस्ट को लेना है या नहीं। तो अब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आई कि अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारा कौन सा सेगमेंट है। और उसमें भी दो बातें, प्राइमरी सेगमेंट कौन सा है और सेकेंडरी सेगमेंट कौन सा है। क्योंकि अगर हमारा बिजनेस सेगमेंट है प्राइमरी, तो सेकेंडरी हो जाएगा जियोग्राफिकल सेगमेंट। अगर जियोग्राफिकल सेगमेंट प्राइमरी है तो बिजनेस सेगमेंट सेकेंडरी हो जाएगा। तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा हमारा प्राइमरी सेगमेंट कौन सा है और सेकेंडरी सेगमेंट कौन सा है। तो ऑल एंटिटीज हैविंग बोथ बिजनेस एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट, अब आपका ऐसा है कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट में भी डील करते हैं और बहुत सारे एरिया में भी डील करते हैं। तो अब हमें कैसे मालूम चले कि हमारा बिजनेस सेगमेंट है या जियोग्राफिकल सेगमेंट है जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो दो फॉर्मेट यहां लिखा, ऑल एंटिटीज हैविंग बोथ बिजनेस एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट मस्ट आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट इंफॉर्मेशन इन टू फॉर्मेट, वन सप्लीमेंटिंग द अदर। These are referred to as primary and secondary format.
तो अगर हम दोनों में ही सेगमेंट में डील करते हैं, बिजनेस सेगमेंट में भी, जियोग्राफिकल सेगमेंट में भी, तो क्या रखा है, प्राइमरी मानो उसकी भी प्रेजेंटेशन दो, सेकेंडरी मानो उसकी भी अलग प्रेजेंटेशन दो, जो दो एक दूसरे की हेल्प कर पाए। तो अब सिलेक्शन करने के लिए कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हम ये देखें कि सबसे ज्यादा जो मेन सोर्स है रिस्क और रिटर्न का वो क्या है, और फिर हम इंक्वायरी करें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर में, इंटरनल रिपोर्टिंग के सिस्टम में, कि हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट वाइज रिपोर्टिंग जाती है या जियोग्राफिकल बेस्ड रिपोर्टिंग जाती है। जैसे हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने कहा हमें बताइए कि भाई प्रॉफिट कैसे हो रहा है, तो हम प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट उन्हें मेनली बताते हैं या एरिया वाइज बताते हैं। ये डिसाइड करेगा कि हमारा बिजनेस प्राइमरी हमारा सेगमेंट क्या है। प्राइमरी सेगमेंट डोमिनेंस फैक्टर के हिसाब से होगा, जिस फैक्टर का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है उस हिसाब से हम प्राइमरी सेगमेंट डिसाइड करेंगे। ये बिजनेस या जियोग्राफिकल सेगमेंट कुछ भी हो सकता है। अगर बिजनेस सेगमेंट डोमिनेट कर रहा है तो वो प्राइमरी हो जाएगा और जियोग्राफिकल सेगमेंट सेकेंडरी हो जाएगा। अगर जियोग्राफिकल सेगमेंट डोमिनेट कर रहा है तो बिजनेस सेगमेंट सेकेंडरी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इफ रिस्क एंड रिटर्न्स वर इक्वली डोमिनेंट, मान लिया दोनों इक्वल है दोनों में ही, तो हमें बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी सेगमेंट मानना चाहिए जहां पर टाई हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो डील करते हैं, वो प्रोडक्ट वाइज ज्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट बात होती है सेग्रीगेशन की। तो जहां हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, बिल्कुल 50-50 है, तो वहां पर बिजनेस सेगमेंट को ही प्राइमरी सेगमेंट मानना चाहिए। अगर क्लियर कट एविडेंस नहीं है तो मैनेजमेंट को अपने हिसाब से भी चुनने का अधिकार है कि वो क्या सेगमेंट को प्राइमरी लेना चाहते हैं और किसको सेकेंडरी लेना चाहते हैं। अब हमने ये पता लगा लिया क्या प्राइमरी सेगमेंट है और क्या सेकेंडरी है। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा है। रिपोर्टेबल सेगमेंट का मतलब है प्राइमरी रिपोर्टेबल एंड सेकेंडरी रिपोर्टेबल। तो प्राइमरी रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन से हैं, सेकेंडरी रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन से हैं। मान लिया हम 20 देशों में माल बेचते हैं, तो 20 देशों का अलग अलग सेगमेंट वाइज 20 देशों की अलग अलग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। अगर हम 50 प्रोडक्ट में डील करते हैं तो 50 इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट और पीएनएल की अलग अलग करना जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी होगा, किस किस को अलग से रिपोर्ट करना होगा, उसके लिए टेस्ट होगा, टेस्टिंग करेंगे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो कुछ कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन है या कुछ मेथड है जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट है। उसमें है कंडीशन, इफ रिस्क एंड रिटर्न ऑफ कंपनी इज मेनली अफेक्टेड बाय डिफरेंस इन प्रोडक्ट सर्विसेज, तो कौन सा होगा प्राइमरी रिपोर्टेबल सेगमेंट। अगर हमारा मेनली रिस्क और रिटर्न चेंज होती है प्रोडक्ट वाइज, तो बिजनेस सेगमेंट हमारा प्राइमरी रिपोर्टेबल हो जाएगा। और सेकेंडरी रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, जियोग्राफिकल सेगमेंट। ठीक है। अब अगर रिस्क और रिटर्न मेनली जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से चेंजेस होती हैं और बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ असेट्स एंड लोकेशन ऑफ कस्टमर, तो प्राइमरी हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट जियोग्राफिकल सेगमेंट हो जाएगा और सेकेंडरी रिपोर्टेबल सेगमेंट हमारा बिजनेस सेगमेंट हो जाएगा। वहीं पर अगर based on location of assets only and if location of its customer is different from the location of asset, मतलब मेनली जो रिस्क है वो हो रहा है जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से चेंज,
लेकिन वो असेट्स के हिसाब से, लोकेशन ऑफ असेट के हिसाब से चेंज हो रहा है। लोकेशन ऑफ कस्टमर और लोकेशन ऑफ असेट अलग अलग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्योग्राफिकल सेगमेंट लेना है, लेकिन बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ असेट, क्योंकि असेट अलग जगह है, कस्टमर अलग जगह है, और मेनली हमारा लोकेशन ऑफ असेट ही है जिसके हिसाब से हमारा है। तो फर्स्ट बिजनेस सेगमेंट क्या हो जाएगा, प्राइमरी कौन सा हो जाएगा, ज्योग्राफिकल सेगमेंट बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ असेट। और सेकेंडरी रिपोर्टेबल सेगमेंट दो हो जाएंगे, दो सेकेंडरी रिपोर्टेबल हो जाएंगे सेगमेंट। एक तो बिजनेस सेगमेंट है ही, दूसरा कस्टमर बेस्ड ज्योग्राफिकल सेगमेंट सेल, ये भी हमारी सेकेंडरी रिपोर्टेबल सेगमेंट में आ जाए, क्योंकि ज्योग्राफिकल सेगमेंट बेस्ड ऑन असेट प्राइमरी है, तो बेस्ड ऑन कस्टमर सेकेंडरी हो जाएगा, और बिजनेस भी सेकेंडरी हो जाएगा। तो यहां दो दो सेकेंडरी हो जाएगा। Risk and return of companies mainly affected both by product services it produce and its operation in different geographical area। अब यहाँ पर दोनों चीजों से फर्क पड़ रहा है। तो हमने क्या कहा था, जब टाई हो जाए तो क्या मानेंगे, बिजनेस सेगमेंट, और सेकेंडरी जियोग्राफिकल मानेंगे। रिपोर्टेबल सेगमेंट के लिए ये तो पता चल गया कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। तो हमारे को कुछ टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और क्राइटेरिया नंबर 1, रेवेन्यू और इनकम टेस्ट। अगर कोई सेगमेंट है और उसका रेवेन्यू 10% या उससे ज्यादा है टोटल रेवेन्यू से, तो हम कंप्राइजिंग बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंट सेल। देखो क्या है कि हमने पहले भी बात करी थी, एक सेगमेंट की सेल या रेवेन्यू में जो वो दूसरे सेगमेंट को देता है वो भी आता है। तो हम सेगमेंट रेवेन्यू 10% या उससे ज्यादा है सारे सेगमेंट के सम से, तो इन शॉर्ट 10% या उससे ज्यादा सेल अगर कोई सेगमेंट कर रहा है तो उसे हम रिपोर्टेबल सेगमेंट मान लेंगे। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा, द टर्म टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट इज नॉट सेम एज एंटरप्राइज रेवेन्यू, क्योंकि हमने बात करी थी एंटरप्राइज रेवेन्यू में हम लोग हटा देते हैं इंटर सेगमेंट रेवेन्यू। तो यहां पर ये नहीं बोला एंटरप्राइजेस रेवेन्यू के 10% या उससे ज्यादा, यहाँ टोटल रेवेन्यू बोला है। तो टोटल में सभी इंटरनल और बाहर की और इंटर सारी चीजें आ जाएंगी। दूसरा टेस्ट, रिजल्ट टेस्ट। अगर आपका सेगमेंट पूरे बिजनेस के प्रॉफिट के 10% या उससे ज्यादा प्रॉफिट बता रहा है तो उसे भी हम रिपोर्टेबल सेगमेंट मानेंगे और उसको भी हम रिपोर्ट कर देंगे। एज्यूम दैट इन कंपनी देयर आर 8 डिवीजन, 3 ऑफ विच आर लॉस मेकिंग। हमारे पास 3 लॉस कर रही हैं और 8 टोटल डिवीजन है हमारे पास, और 5 प्रॉफिट मेकिंग है। तो रिजल्ट टेस्ट के लिए हम 10% ऑफ टोटल लॉसेज ऑफ 3 डिवीजन से X और 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 डिवीजन से Y will have to be considered for this test and higher of the X and Y will be taken as the base। मतलब अगर लॉस ज्यादा है तो लॉस, प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट, वो लेंगे, फिर उसका 10% हम चेक करें। असेट टेस्ट, अगर किसी सेगमेंट के पास सारे सेगमेंट की टोटल असेट के 10% या उससे ज्यादा असेट है तो वो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। मैनेजमेंट चॉइस, इवन 3 क्राइटेरिया जो हमने देखे, रेवेन्यू, रिजल्ट, असेट, उसका कोई सेगमेंट 10% नहीं है फिर भी हमें लगता है कि उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो हम उसको ले सकते, लेने में मनाही नहीं है। अगर 10% या उससे ज्यादा तो जरूर लेना है, 10% से कम में हमारी इच्छा है, मैनेजमेंट चाहे तो ले सकती है। क्राइटेरिया नंबर 5, 75% टेस्ट, मतलब जो भी आप रिपोर्टेबल सेगमेंट ले रहे हैं उनकी जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है, एक्सटर्नल मतलब आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं वो नहीं,
जो एक्सटर्नल है वो कम से कम एंटरप्राइज रेवेन्यू के 75% के इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम और ऐड करते रहेंगे सेगमेंट में जब तक कि वो टोटल रेवेन्यू का 75% ना हो जाए। कुछ नोट्स हैं। ए सेगमेंट identified as a reportable segment in the immediately preceding period because it satisfies the relevant 10% threshold should continue to be a reportable segment for the current period। पिछली बार मान लिया एक सेगमेंट था रिपोर्टेबल क्योंकि उसकी सेल 12% थी, इस बार उसकी सेल 8% रह गई, तो पिछली बार वो रिपोर्टेबल सेगमेंट था, इस बार नहीं है, लेकिन क्योंकि पिछली बार था इसलिए इस बार होना चाहिए। अगली बार हट सकता है, लेकिन पिछली बार उसने 10% की कंडीशन सेटिस्फाई करी थी, तो अगले साल जरूर आएगा। 2 साल के लिए कम से कम कोई भी सेगमेंट है तो आएगा। If a segment is identified as a reportable segment in the current period because it satisfies the relevant 10% preceding period segment data that is presented comparative purpose unless it is impracticable to do so, उसे भी लेना है। अब ये क्या कह रहा है, मान लिया पिछले साल कोई रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं था, इस साल है, तो आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना तो दो इंफॉर्मेशन बताते हैं, पिछले साल की, इस साल की। पिछले साल तो था नहीं, वो इस साल है, इस साल का अलग से आ रहा है, तो कह रखा पिछले साल की इंफॉर्मेशन भी ले लो, जब पिछले साल नहीं था फिर भी ले लो, ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। दिस इज ए चेक टेस्ट टू एंश्योर दैट ओनली ए स्मॉल पोर्शन गेट्स इनटू रिकॉन्सिलिएशन और नॉन रिपोर्टिंग कंपोनेंट। भाई 75% तो हमारा रिपोर्टेबल में आना ही है, तो अनरिपोर्टेबल जो हो सकता है सेगमेंट ज्यादा 25% हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम इससे रिलेटेड करते हैं इलस्ट्रेशन, ताकि हम समझ पाए कि कैसे हम रिपोर्टेबल या और चीजों को कंसीडर करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे हमारे पास अलग अलग सेगमेंट है, इनकी एक्सटर्नल सेल बता रखी है टोटल 400, इंटरनल जो एक दूसरे को करते हैं वो बता रखी है 200, और टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग इंटर सेगमेंट सेल 600। लेकिन एंटरप्राइजेस की हमने क्या बात करी थी, एंटरप्राइजेस में इंटर सेगमेंट सेल नहीं आती, तो इसका मतलब एंटरप्राइजेस की जो सेल है वो कितनी हो जाएगी 400, उसमें हम इंटर सेगमेंट सेल को नहीं लेंगे। अब हमें 10% वाला टेस्ट करना है ना, 10% वाला टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवेन्यू, एस का रिवेन्यू कितना, टोटल रेवेन्यू ऑफ ईच सेगमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट, तो 100 डिवाइड बाय 600 इंटू 100 कितना आ रहा है, तो 100 ये 100/600 इंटू 100, तो ये आ गया 16.666, मतलब 16.7%। तो ये टेस्ट में आ गया, तो हमें एक तो ये रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गया हमारे लिए 10% से ज्यादा होते ही, ये 315/600 इंटू 100 52.5%, ये भी रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गया। बाकी कोई भी रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं हो पाए क्योंकि 10% से कम है। तो जो क्राइटेरिया नंबर 1 है सेगमेंट रेवेन्यू, उसके बेस पे दो सेगमेंट एस और टी हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट बन चुके हैं। अब हम दूसरा था सेगमेंट के रिजल्ट के हिसाब से, तो सेगमेंट का रिजल्ट अगर हम देखें तो एस में
प्रॉफिट है, टी में लॉस है, प्रॉफिट लॉस ये सब दिया हुआ है हमें। तो पहले हमने प्रॉफिट देखा, तो प्रॉफिट कितना है 5, 15, 8, 5, 7, टोटल कितना आ रहा है 40 आ रहा है ना। फिर हमने लॉस देखा तो कितना आ रहा है 100। तो फिर हमने देखा जो भी ज्यादा हो, हमने बात करी थी रिजल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी ज्यादा हो, तो ज्यादा क्या लॉस, तो 100 के हिसाब से परसेंटेज निकाली, तो ये क्या आ गई 5%, 90%। ये तो ये रिपोर्टेबल है, ये ऑलरेडी आ चुका है पहले ही, लेकिन अब नया एक यू भी आ गया, यू भी आ गया रिपोर्टेबल सेगमेंट में। तो अब तक 2 टेस्ट के बाद हमारे 3 सेगमेंट एस टी यू रिपोर्टेबल बन चुके हैं, बाकी के अभी भी रिपोर्टेबल नहीं हुए। तीसरा टेस्ट था असेट टेस्ट, असेट टेस्ट। तो असेट टोटल 100 है, तो यहां पर 15, 47, 5, 11 एक और सेगमेंट नया आ गया जो असेट की वजह से रिपोर्टेबल हो गया, और ये है हमारा बी। तो अब तक 4 सेगमेंट एस टी यू वी हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट बन चुके हैं इन 3 टेस्टिंग की वजह से। तो 10% रिवेन्यू में एस टी, 10% ऑफ एब्सोल्यूट फिगर ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो भी ज्यादा हो उसमें एस टी, टी और यू आ गए थे, फिर एसेट में एस टी वी आ गए थे, तो टोटल मिलाकर हमारे 4 आ चुके हैं। ये मान ले कि डब्ल्यू बी मैनेजमेंट ने चूज कर लिया, हमने कहा था ना कि क्राइटेरिया 4 है कि मैनेजमेंट चाहे तो चूज कर सकता है, तो मैनेजमेंट ने मान लिया 4 तो हो ही चुके थे, मान लिया ये भी चूज कर लिया, ऐसे ही हमने इमेजिनरी मान लिया, एग्जाम में नहीं मानना, आपको समझाने के लिए वैसे बता रहे हैं, एग्जाम में आप अपनी तरफ से इमेजिनरी कुछ नहीं मान सकते, ठीक है। तो मान लेते हैं डब्ल्यू बी चूज कर लिया, तो 4 आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से सेगमेंट हो गए जो रिपोर्टेबल हो गए, एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, स्टेप 1 to 4। अब हमें ये चेक करना होता है 75% हमारा रिवेन्यू है या नहीं। तो एक्सटर्नल सेल रिवेन्यू ऑफ दी सेगमेंट, अब एक्सटर्नल सेल देखनी है इनकी, तो एक्सटर्नल सेल देखो ध्यान से, एक्सटर्नल सेल ये है, एक्सटर्नल सेल ये, तो एक्सटर्नल सेल है 255, है ना। एक्सटर्नल सेल कितनी है 255, 15, 10 एंड 15, टोटल कितना करके दिखाना 2/400। एक्सटर्नल सेल देख रहे हैं हम, एक्सटर्नल सेल, एक्सटर्नल सेल, ठीक है ना। तो कितनी परसेंटेज हुई, तो 75% होनी चाहिए एक्सटर्नल सेल मिनिमम, वो नहीं आ रही, तो हमें एक आइटम एक सेगमेंट और लेना पड़ेगा सो दैट हमारी कम से कम वो आ जाए एक्सटर्नल रिवेन्यू, ठीक है। तो हमने कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई या जेड कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हम देखें कि रिजल्ट वाइज एक्स वाई जेड में हमारा जेड बड़ा है, और असेट वाइज देखें तो एक्स वाई जेड में जेड बड़ा है ना, और रिवेन्यू में भी सेकंड नंबर पे है, तो ये सोचते हुए हमने जेड ले लिया। अदरवाइज, और अदरवाइज क्या होगा अगर हमने ये देखा जेड की बजाय मान लिया हमने एक्स ले लिया, तो एक्स हमारा रेवेन्यू को तो बना देगा 75% से ज्यादा, लेकिन हमें 75% असेट भी लेनी है और 75% प्रॉफिट का हिस्सा भी लेना है। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असेट में परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो क्या आ रहा है देखना, ये कितने परसेंट आ रहा है, यहाँ डब्ल्यू तक लिया ना हमने, अभी आ रहा है इसमें भी, है ना, पहले से ही कितना आ रहा है
15, 47, 5, 11 और 3 टोटल नहीं करना आता आपको, या मैं करके बताऊं अगर आपको नहीं आ रहा टोटल करना? तो ऑलरेडी 75 आ रहा है, तो हम एक्स वाई जेड में से कुछ भी ले सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम कोई लॉजिक लगा कर कि जो ज्यादा परसेंटेज कवर कर रहा हो उसे ही ले, भाई हम सेगमेंट में उसे लेना चाहते हैं जो बड़ी वैल्यू बड़ी चीज है। तो तीनों क्राइटेरिया असेट, प्रॉफिट और रेवेन्यू में जो ऐसा हो कि थोड़ा बड़ा पार्टिसिपेट कर रहा हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बचे हुए सब में उसे लेना है। तो वो एक्स भी ले सकते हैं, आप कह सकते हैं एक्स के एक्सटर्नल से सबसे ज्यादा है, वो भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। इसके अलावा हमें जो डिस्क्लोजर करना होगा इन मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शन विद अदर सेगमेंट, इंटर सेगमेंट ट्रांसफर शुड बी मेजर्ड ऑन द बेसिस दैट एंटरप्राइज एक्चुअली यूज्ड टू प्राइस दोज ट्रांसफर। ये कह रखा है कि आपको जब भी रिपोर्टिंग सेगमेंट रेवेन्यू वगैरह देखने, तो जिस प्राइस पर एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है वही प्राइस आपको लेना है, तब कॉस्ट वगैरह नहीं लेनी है, जिस प्राइस पर एक दूसरे को ट्रांसफर यूजुअल करा वही लेना है। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी adopted फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग, जिसका मटेरियल इफेक्ट आ रहा है उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। नेचर ऑफ चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज, वो सब बताना चाहिए। जैसे कि चेंज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेगमेंट, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और चेंज इन द बेसिस ऑफ एलोकेटिंग रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, उसके बारे में कोई भी चेंजेस है तो आपको बताना चाहिए। Such changes can have a significant impact on the segment information reported, but will not change aggregate financial information. To enable user to understand the impact of such changes, this standard require the disclosure of the nature of change and financial effect. वो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। An enterprise should indicate the types of product and services included in each reported business segment and indicate the composition of each reported geographical segment, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आपको हर एक सेगमेंट में क्या क्या डीलिंग है वो सब भी आपको बताना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2, मेसर्स XYZ लिमिटेड के पास 3 सेगमेंट है, X, Y और Z। टोटल असेट्स 2 करोड़, 6 करोड़ और 12 करोड़ है। डिफर्ड टैक्स असेट इसमें इंक्लूडेड है जो कि नहीं होनी चाहिए। हमने बात करी थी असेट में इनकम टैक्स असेट को इंक्लूड नहीं करना है, तो इनको हटा करके देखेंगे क्या आ रहा है। तो अगर हम हटा दें तो सेगमेंट एक्स में से हटा दें तो हमारा 1 करोड़ बचेगा, सेगमेंट वाई में से हटा दें तो 5.2 करोड़ बचेगा, और सेगमेंट जेड में से हटा दें तो 11.4 करोड़ बचेगा। इन सब का टोटल 17.6 करोड़ बचेगा, और इसका 10% 1.76 करोड़ हमें कम से कम लेना ही होगा। तो अगर हम एक जो है ओनली वाई एंड जेड होल्ड मोर देन 10% ऑफ द टोटल एसेट, तो जो वाई है उसके पास 5.2 करोड़ है, उस जेड के पास 11.4 करोड़ है, दोनों ही सेगमेंट हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएंगे, ठीक है। हमें हटाना पड़ता है कौन सी एसेट को, इनकम टैक्स एसेट को हटाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1, मेसर्स XYZ लिमिटेड के 3 सेगमेंट हैं, टोटल एसेट 10 करोड़ की है। ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी अभी हमने एग्जांपल किया। वैल्यू चेंज है या वैल्यू भी सेम ही है? वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। तो एक्स का जो है 2 करोड़ है, जिसमें से 50 लाख रुपए डिफर्ड टैक्स एसेट है, तो 1.5 करोड़ इसका नेट वैल्यू आ जाएगा। वाई की बात करें तो 2.6 करोड़ आ जाएगा, और जेड की बात करें
4.7 करोड़ आ जाएगा। टोटल 8.8 करोड़ आ जाएगा। तो इसका 10% 0.88 करोड़ कम से कम होना चाहिए, जो तीनों में ही आ रहा है। इसका मतलब हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट ऑल एक्स वाई एंड जेड तीनों हमारे रिपोर्टेबल हैं, क्योंकि तीनों की ही जो असेट्स हैं वो 0.88 करोड़ से ज्यादा है। तो तीनों ही हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चीफ अकाउंटेंट ऑफ सुपर लिमिटेड ने आपको 6 सेगमेंट के बारे में बताया। हमें रिपोर्टेबल सेगमेंट बताना है। तो सबसे पहले बात करें सेगमेंट रिवेन्यू। रिवेन्यू बेस्ड टोटल रिवेन्यू के हिसाब से हम लें तो रिवेन्यू हमारा कितना है, 1000 लैक्स है ना। तो इसका 10% कितना हो गया, 100 लैक्स। और 100 लैक्स रिवेन्यू के हिसाब से एम एन ओ एंड आर हमारे 4 सेगमेंट हो गए जो रिवेन्यू के हिसाब से आते हैं हमारे। इसमें कोई टेंशन है किसी को? सेकंड, रिजल्ट के बेस पर अगर हम देखें तो लॉस कितना है, लॉस का टोटल करिए 50, 125, 10। तो लॉस का टोटल कितना आया, 185। और प्रॉफिट आपके में टोटल यही है। एक बार असाइनमेंट में चेक करिए, शायद मैंने कोई वैल्यू चेंज करी थी। इसका n 140 और बाकी सेम है। तो टोटल लॉस कितना हो गया, 200। और टोटल प्रॉफिट 100। हमें क्या लेना है, 200। इसका 10% 20 आ गया है ना। तो 20 के हिसाब से एम एन और ओ 3 सेगमेंट हैं जो हमारे आ जाएंगे। थर्ड क्या होता है, असेट्स। असेट्स हमारा कितना है, 100। इसका 10% 10 होता है। तो 10 असेट किस किस की है, एम एन ओ। तो हमारे एम एन ओ और आर 4 रिपोर्टेबल सेगमेंट आ रहे है ना। तो इन सब से क्या क्या आ रहे हैं, एम एन ओ और आर। ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि ये सारे के सारे सेगमेंट मिलाकर 75% कवर कर रहे हैं या नहीं। तो क्राइटेरिया एक है हमारा 75% होना चाहिए टोटल एक्सटर्नल जो रिवेन्यू है उसका, है ना। तो वो है या नहीं वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारे जो टोटल रिवेन्यू आ रहा है इन तीनों का मिलाकर कितना आ रहा है, 50, 25, 10 है ना। सॉरी, रिवेन्यू 200, 320, 200 और 100, 820 विच इज मोर देन 75% ऑफ 1000, क्योंकि 1000 का 75% 750 होता है, उससे ज्यादा आ रहा है। और हमें कोई एक्सटर्नल या इंटरनल नहीं दे रखा, तो हम मानते हैं सारा एक्सटर्नल ही है। तो वो वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट हमारे पास कितने हो गए, 4, एम एन ओ और आर। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। A company has inter-segment transfer pricing policy of charging cost less 10%.
मार्केट प्राइस आर जनरली 25% अबव कॉस्ट। तो क्या ये पॉलिसी ठीक है? तो AS 17 ने साफ साफ कह दिया था कि आपस में जो ट्रांसफर है वो वही होना चाहिए जो एक्चुअल में आपने करा है। बेसिस ऑफ प्राइसिंग जो आपस की है वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। इनकी अपनी पॉलिसी हो सकती है जिसका मार्केट से लेना देना कुछ भी है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बस उन्हें डिस्क्लोज करना जरूरी है कि कौन सी पॉलिसी है। तो इस केस में जो इन्होंने पॉलिसी अपनाई है वो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने ही बिजनेस को दूसरे सेगमेंट को क्या ट्रांसफर कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑब्जेक्शन टू द सेगमेंट रिपोर्टिंग। द पॉसिबल ऑब्जेक्शन टू द सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या हो सकते हैं? इट इज जनरली फेल्ट दैट सेगमेंटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। मतलब कई बार सेगमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम अलग अलग नहीं कर पाते हैं बहुत सारे केसेस में, कि रेवेन्यू वीक प्रोडक्ट की इतनी कम होती है कि हम अलग से नहीं पता लगा पाते, है ना। कई बार ज्वाइंट प्रोडक्ट भी होते हैं। कुछ सेगमेंट रिजल्ट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जैसे प्राइसिंग पॉलिसी पर। देखो, ए सेगमेंट ने बी को ट्रांसफर करा और बी ने सेल करी। मान लिए 100 का माल 110 में दे रहे हैं और ये 110 का माल 200 में बेच रहे हैं, तो इन्हें 90 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, इन्हें 10 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो हमें लगेगा बी बहुत अच्छा सेगमेंट है, लेकिन ए भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमने प्राइसिंग पॉलिसी उसकी ऐसी रखी हुई है जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट उसका सही पता नहीं चल पाता। तो ये भी एक परेशानी वाली बात है। कुछ सेगमेंट ऐसे हो सकते हैं जो कॉमन यूज करते हैं रिसोर्सेज, उनकी परफॉर्मेंस का रेशो का पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। यूजर को नहीं पता चलता कि एलोकेशन कॉस्ट का कैसे हो रहा है, तो भी उन्हें कई बार दिक्कत होती है समझने में। लास्ट ऑब्जेक्शन है कि कंसिस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव implications. Some academic content that company's secret will be disclosed while other refer to the competitive hardship suffered by the some firms if segment data is required. सपोज हम आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस के अंदर ये हमारा इंटरनल मैटर, अगर उसे हम रिपोर्टिंग में लाएंगे तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। तो ये एक और दिक्कत है जो हमारे सामने होती है। लेकिन इन प्रॉब्लम के साथ ये है कि हमें प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो दिखानी चाहिए ताकि ज़्यादा अच्छे से रिपोर्टिंग हो पाए और ज़्यादा अच्छे से डिटेल पता चल पाए। तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जॉइंट कॉस्ट होती है जब हमारा प्रोडक्ट बनता है, हमारा एक जैसा कॉमन खर्चा हुआ है, उसके बाद 2-3 प्रोडक्ट एक साथ बने हैं, तो हमें खर्चों को उन तीनों में बांटना है। तो लिखा ऑफन, वहां पर हम फॉलो करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच। कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच होती है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट रिपोर्टिंग सेगमेंट के लिए। बाय दिस ओनली आइडेंटिफिएबल कॉस्ट आर डिडक्टेड फ्रॉम द सेगमेंट रेवेन्यू एंड ग्रॉस सेगमेंट मार्जिन में ओनली बी इंडिकेटेड, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस बिकम ए यूजलेस एक्सरसाइज, जहां पर हमारा आइडेंटिफिएबल कॉस्ट सिग्निफिकेंट है। मतलब कहने का मतलब वहां थोड़ी सी समस्या आती ही है हमारे साथ। चलिए हम कुछ और इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस करते हैं। एम लिमिटेड है, उनके 3 डिवीजन है, ए, बी और सी, जहां डिटेल हमें दे रखी है। सेल्स डिवीजन ए जो बी को सेल कर रहा है, अदर सेल कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। डिवीजन बी ने सी को सेल करी है और कुछ एक्सपोर्ट करा है। डिवीजन सी ने एक्सपोर्ट ही किया है। प्रॉफिट्स बता रखे हैं हमें, कुछ रीएलोकेटेड कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, फिक्स्ड असेट्स, नेट करंट असेट्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वगैरह बता रखी है। अब हमें सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी है। तो अब सेगमेंट रिपोर्टिंग करते हुए 3 ही इनके पास डिवीजन है ना। तो अगर हम बात करें कि रिवेन्यू वाइज, पहले हम ये चेक करें कि क्या क्या होगा, किस तरीके से रहेगा। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग में
रेवेन्यू देखा जाए तो टोटल रेवेन्यू कितना है सबका मिलाकर 7200 प्लस 230 प्लस 180, टोटल रेवेन्यू कितना? 7010, इसका 10%, तो इस हिसाब से हमारा 761 है ना, तो हमारा डिवीजन ए रिपोर्टेबल आता है ना। और अगर हम बात करें प्रॉफिट के हिसाब से और असेट्स के हिसाब से, तो डिवीजन अगर हम करने लगे तो असेट्स किसकी ज्यादा दिखाई दे रही है आपको ए बी सी में से? फिक्स्ड असेट्स ए की ही ज्यादा है ना। तो और टोटल मिलाकर हमारे पास सेगमेंट ही कितने हैं? 3 है सेगमेंट ना। तो 75% तो आना ही चाहिए सेल का। तो सेल एक्सटर्नल सेल देखनी पड़ेगी हमें, है ना। एक्सटर्नल सेल अगर हम देखें तो सेल टू बी हटानी पड़ेगी यहां से। तो कितनी सेल है हमारी एक्सटर्नल लिस्ट की? 60 एंड 4090। इसकी एक्सटर्नल सेल है 200 और इसकी एक्सटर्नल है 180। इन सबको जोड़ा जाए तो कितना आता है हमारा? और इसका 75% कितना? 3398, जो कि अकेले हमारा ए में कवर हो रहा है। तो ए अकेला ही अलग से अगर हम करेंगे तो फिर तो सेगमेंट के नाम पर कुछ रिपोर्टिंग हो नहीं पाएगी, ए की तो है वो हमारा। तो अगर हम ये एक बार की माने कि प्रिपेयर ए सेगमेंट रिपोर्ट, और अगर हम सबका मान लिया एक बार अलग अलग करें तो किस तरीके से हमारी सेगमेंट रिपोर्टिंग आएगी? सेल जो हमें दे रखी है, सबसे पहले हम सेल लिखते हैं, है ना। रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होता है, तो रिवेन्यू हमें दे ही रखा है। कितना कितना रिवेन्यू दे रखा है हमें पता है कि 7200 रिवेन्यू है इसका, जिसमें से कुछ एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। तो इन्होंने क्या करा, सेगमेंट रिवेन्यू करते हुए पहले बाहर की सेल लिखी ताकि हम टोटल सेल बाहर की लिख पाए, और फिर आपस में इंटर सेगमेंट सेल लिखी तो टोटल रिवेन्यू हमारे पास आ पाए। इसके बाद जो सेल है मतलब टोटल रिवेन्यू आया हमारे पास। अब टोटल रिवेन्यू और हमें प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है, खर्चा नहीं दिया, प्रॉफिट दिया हुआ ऑलरेडी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख लें और इसमें से देखो, सबसे पहली बात तो ये इंटर सेगमेंट और नेट, हमें सारी चीजें नहीं दी, हमें खर्चे वगैरह सारे नहीं दे रखे, प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ। हम एक रिवेन्यू दे रखी है, और रिवेन्यू में अगर मान लिया हम होम की सेल लिख रहे हैं, वो है 60 की, कोई होम सेल है नहीं। और एक्सपोर्ट सेल है इसकी 4090 की है 200 और इसकी है 180। तो टोटल जो एक्सपोर्ट सेल है वो 4470 है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सेल। बाहर वालों को कितनी हो रही है, जो हम बात कर रहे थे। अब इंटर सेगमेंट सेल जो आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं, वो केवल एक है ये,
3050 जो इसने ए को, अच्छा बी ने सी को भी दिया, तो ए ने बी को दिया 3050 और बी ने सी को दिया 30, जो टोटल है 3050 और 30, 3000 ना। तो हमारी टोटल जो सेल है, टोटल रेवेन्यू 7200, 230, 180, लेकिन इसमें से 3080 हमने हटा दिया, तो टोटल रिवेन्यू हमारा एंटरप्राइज का आउटसाइड वाला मिलाकर 4530 ही है। अब हमें खर्चे की कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो हमने सीधा प्रॉफिट लिखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो दिया हुआ है हमें 160, 20 और 8, ये हमें दिया हुआ है। तो हमने टोटल किया तो 172 आ गया। अब हमें रीएलोकेटेड कॉस्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, मतलब कुछ हेड ऑफिस के खर्चे जो इनमें हमने बांटे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, री एलोकेटेड कॉस्ट। अब वो रीएलोकेटेड जो कॉस्ट है वो हमारे को हेड ऑफिस के जो खर्चे दे रखे हैं वो 48, 24 और 24 दिए हैं, लेकिन असल में ये खर्चे बांटे हैं, इनके हैं नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट निकला हुआ है। तो जो इनके खर्चे हैं नहीं वो हम क्या करते हैं, टोटल में से हमने लेस कर दिया, टोटल 96 आ रहा है, और जो इनके अलग से खर्चे नहीं है वो लिख ही नहीं रहे हम इसमें। तो ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, ये वाला खर्चा भी लेस करने के बाद कितना 76। अब हमें अलग से इंटरेस्ट का खर्चा दे रखा है, हमने बात करी थी कि जो इंटरेस्ट है वो भी इनका अपना नहीं है, टोटल इंटरेस्ट है 10, तो उसके बाद हमारा 66 का आ गया प्रॉफिट। बस प्रॉफिट से रिलेटेड यही है, फिर अदर इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कितनी फिक्स्ड एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज है, वो भी हमने इसी तरीके से, केवल प्रेजेंटेशन है, क्योंकि पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में तो आपको 1 घंटा लग जाएगा अगर इसका एक बड़ा क्वेश्चन आ गया। तो बस जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा आपके पास, आपके सामने आ सकता है, थोड़ा सा कि इंफॉर्मेशन कैसे उसकी दिखानी है। अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ऐसा है जैसा अभी अभी हमने किया है, केवल जस्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, सेम डिटो बिल्कुल ही वो है जैसा अभी अभी हमने एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ही सेम हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड, तो इसमें भी यही है, हमारे को इंफॉर्मेशन दी हुई है, सेल्स कितनी है, आपस की सेल कितनी है। तो इसमें केवल प्रेजेंटेशन एक बार हमें थोड़ी सी आ जाए, तो मेरे हिसाब से इसमें जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आएगा वो ये आएगा कि कौन कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट है। जैसे हमारे क्वेश्चंस थे इस टाइप के कि रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन सा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने की उम्मीद है कि आपको पता लगाना पड़े। ये वाला क्वेश्चन एज एग्जाम में आ सकता है कि आप बताइए रिपोर्टेबल कौन कौन से, तो ये है जिससे आप रिपोर्ट कर पाएंगे कि भैया ये है, क्योंकि सेगमेंट रिपोर्टिंग अपने आप में बहुत बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो इंटरमीडिएट लेवल पर तो केवल डिस्क्लोजर से, रिक्वायरमेंट से रिलेटेड देखा जाए तो हमें मालूम होना चाहिए सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होती है, उसमें हमारा बिजनेस सेगमेंट, जियोग्राफिकल सेगमेंट क्या होता है, रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होते हैं, प्राइमरी रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होता है, सेकेंडरी रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होता है, कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसके हिसाब से हम रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाते हैं, इतना पता होना चाहिए जो हमने डिटेल में आज सीखा। तो नेक्स्ट हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे, कौन सा है नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर AS18। तो नेक्स्ट हमारा AS18 होगा रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से रिलेटेड, क्योंकि हम अभी डिस्क्लोजर रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही देख रहे हैं।